नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। एक एक करके सभी बड़ी खबरें आगे विस्तार से इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए। दोस्तों अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि मोदी सरकार के द्वारा लगाया गया लॉकडाउन पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है तो अब इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से गुस्साए हार्दिक पटेल, कहा जनता को ऐसे नेताओं को चप्पलों से पीटना चाहिए। गुजरात में कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे पर पार्टी के नेता हार्दिक पटेल ने कहा है कि मैं मानता हूं कि जो लोग जनता के साथ द्रोह करके पैसों के लालच में साम दाम दंड भेद की वजह से गए हैं, ऐसे लोगों को जनता को चप्पलों से पीटना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जनता को धोखा देने वालों की सरेआम चप्पलों से पिटाई होनी चाहिए। हार्दिक पटेल पहले मार्च में भी पार्टी से इस्तीफा देने वाले नेताओं को चप्पल से पीटने की बात कह चुके हैं। हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह पार्टी हमेशा से ही पैसों का खेल खेलती है और सिर्फ अपना ही फायदा देखती है। अपने एक ट्वीट में हार्दिक पटेल ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा पैसों के जोर पर कांग्रेस के विधायक को खरीद रही है, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। कांग्रेस जनता के हित में कार्य करती है, लेकिन भाजपा खुद के फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये यहाँ पर हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बिहार, अमित शाह की वर्चुअल रैली के खिलाफ लगे पोस्टर, आरजेडी के नेताओं ने बर्तन बजाकर किया जबरदस्त तरीके से विरोध। आप लोगों को बताते चले बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली हुई, जिसे लेकर के राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेताओं राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने बर्तन बजा करके जबरदस्त विरोध किया है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर भी अपना विरोध दर्ज किया है। इसके अलावा पटना में विभिन्न स्थानों पर 7 जून 2020 को श्रद्धांजलि दिवस बताने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा हुआ है कि वर्चुअल से एक्चुअल मुद्दों का एनकाउंटर। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अमित शाह की वर्चुअल रैली का जबरदस्त तरीके से आरजेडी के नेताओं ने बर्तन बजा करके किया है विरोध और अमित शाह की रैली के खिलाफ लगे हैं पोस्टर बिहार में। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। 5 साल पहले पीएम मोदी ने मनरेगा योजना का मजाक उड़ाया था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इसी ने 2.63 करोड़ गरीब परिवारों को रोजगार दिया। आप लोगों को बताते चलें, देश के ग्रामीण इलाकों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाली यह योजना यूपीए सरकार के समय अगस्त 2005 में आई थी। लॉकडाउन के दौरान भी इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में काम चलता ही रहा। इस बीच 2.63 करोड़ परिवारों को औसतन 17 दिन काम मिला। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जिस योजना का मजाक उड़ाया था, आज वही योजना काम आ रही है लोगों को रोजगार देने के लिए। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। फेसबुक की हेट स्पीच पॉलिसी में जुकरबर्ग ने किया कपिल मिश्रा के भाषण का जिक्र, कही ये बात। आप लोगों को बताते चले बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा का नाम एक बार फिर दिल्ली हिंसा से पहले उनके भाषण को लेकर चर्चा में है। फेसबुक ने अपनी हेट स्पीच पॉलिसी को समझाने के लिए कर्मचारियों के सामने उदाहरण के रूप में कपिल मिश्रा की स्पीच को रखा, जो उन्होंने दिल्ली हिंसा भड़कने से पहले दी थी। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने दिल्ली हिंसा से जुड़ी धमकियों को लेकर के कपिल मिश्रा की काफी कड़े शब्दों में आलोचना की है। खबर के मुताबिक जुकरबर्ग ने अपने कर्मचारियों को फेसबुक की हेट स्पीच पॉलिसी समझा रहे थे, जिस दौरान उन्होंने इस भाषण का यहां पर जिक्र किया और दिल्ली हिंसा से जुड़ी धमकियों को लेकर के कपिल मिश्रा की आलोचना की है यहां पर फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने, और यहां पर लिया है कपिल मिश्रा को निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। क्या मैं इनके लिए इतना अहम हूं? पीएम मोदी की आलोचना करने पर एफआईआर के बाद विनोद दुआ ने बीजेपी पर कसा तंज, समर्थन में उतरे हैं कई पत्रकार। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बताया गया है कि यह केस भाजपा के प्रवक्ता नवीन कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया है। नवीन ने आरोप लगाया है कि विनोद दुआ ने फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों पर गलत रिपोर्टिंग की थी। साथ ही सिंधिया ने जब भाजपा ज्वाइन की तब भी उन पर गलत संदर्भ में रिपोर्टिंग करने का आरोप है।
इसी पूरे मामले को लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता ने उन पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को आगे बताते चले, दुआ के खिलाफ दर्ज हुए केस पर अब कई पत्रकार उनके साथ आ गए हैं। पूर्व में पत्रकार रहे आशुतोष ने ट्वीट में कहा, विनोद दुआ देश के आइकॉनिक पत्रकार हैं और एफआईआर के मुताबिक वो देश के लिए खतरा है। अगर ऐसा है तो देश का हर पत्रकार भी देश के लिए खतरा है। यह कुछ नहीं, बस प्रेस की आवाज दबाने की कोशिश है। तो वहीं पत्रकार माधवन नारायण ने कहा कि जिस वक्त पत्रकारों से सवाल पूछने और टिप्पणी करने पर सवाल किया जाता है, उसका पहला शिकार लोकतंत्र ही होता है। फ्रीडम ऑफ थॉट के बिना फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी मतलब की नहीं है। तो वहीं एक अन्य पत्रकार ने कहा है कि यह हमला सिर्फ विनोद दुआ पर ही नहीं है, बल्कि हम सब पर है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज लोकतंत्र के रक्षकों पर ही हमला किया जा रहा है। प्रेस की आवाज को दबाना बंद कीजिए। अब ये यहाँ पर पत्रकारों ने जोरदार हमला बीजेपी पर बोला है और देख सकते हैं कि कई पत्रकार उतर आए हैं विनोद दुआ के समर्थन में और यहाँ पर विनोद दुआ ने भी बीजेपी पर कसा है तंज। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का ही अब होगा इलाज। केजरीवाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति काफी चिंताजनक है। इसी बीच दिल्ली सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय डॉक्टरों की समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार के फैसलों की जानकारी दी है। आप लोगों को बताते चले कैबिनेट की बैठक में क्या क्या फैसले हुए हैं। दिल्ली में मॉल और धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। इस दौरान केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा है कि बुजुर्गों से अपील है कि बाहर या घर के अंदर भी किसी से संपर्क में ना आने की कोशिश करें। तो वहीं दिल्ली के बॉर्डर को भी सभी की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। और आप लोगों को बताते चले कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि फिलहाल दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में अब सिर्फ दिल्ली के निवासियों का ही इलाज होगा। ये कुछ यहाँ पर बड़े फैसले लिए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक में। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वासियों के इलाज का फरमान कानूनी तौर पर कितना सही है ये जान लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में इस समय आपदा कानून लागू है। यह कानून दिल्ली सहित राज्य सरकारों को संकट से निपटने के लिए अपने हिसाब से इस तरह के फैसले लेने की ताकत देता है। दिल्ली सरकार चाहे तो लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा सकती है, जो अभी तक जारी थी, लेकिन अब सीमाएं खोलने का फैसला लिया गया है। लिहाजा कानूनी तौर पर केजरीवाल कैबिनेट का फैसला सही है और उसकी कानूनी वैधता पर कोई सवाल फिलहाल नहीं है। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, विरोध को दबाने के लिए मुसलमानों को बनाया जा रहा है बलि का बकरा। हथनी की मौत को भी दे दिया गया सांप्रदायिक रंग। आप लोगों को बताते चले, केरल में एक पटाखा भरा अनानास खाने से एक गर्भवती हथनी की मौत हो गई और उसके तुरंत बाद कुछ राजनेता इस मुद्दे को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश में कूद पड़े। जिस तरह कुछ लोगों ने तबलीगी जमात को दोषी ठहराते हुए कोरोना महामारी को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की थी। चूंकि दक्षिण भारत में अक्सर हिंदू मंदिरों में हाथियों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उन्हें मारना मुसलमानों के हिंदू विरोधी कृत्य के रूप में चित्रित किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने कई टीवी साक्षात्कारों में अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों को दोषी ठहराया। उन्होंने कथित रूप से कहा कि मल्लपुरम, जो केरल में एकमात्र मुस्लिम बहुमत वाला जिला है, अपनी आपराधिक गतिविधियों विशेष रूप से जानवरों के प्रति के लिए जाना जाता है। लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों को बताते चले सच्चाई क्या है। सबसे पहले घटना पल्लकड़ जिले में हुई, ना कि मल्लपुरम में। दूसरे, यह इसलिए हुआ क्योंकि जंगली सुअर अक्सर कृषि फसलों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इन पटाखों का उपयोग केरल के कुछ हिस्सों में किसानों द्वारा ऐसे जंगली सुअरों को मारने के लिए किया जाता है। हाथी स्पष्ट रूप से गलती से मारा गया था, जानबूझ करके नहीं। ये यहाँ पर अभी तक खबरों के अनुसार सामने निकल के आया है और यहाँ पर ये कहा है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने। इस सब के बावजूद कुछ लोग इस प्रकरण को सांप्रदायिक मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने का कारण स्पष्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था गहरी मंदी में है। कई उद्योगों ने या तो उत्पादन बंद कर दिया है या फिर उत्पादन में भारी कटौती की है, जिससे बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कोरोना लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को और भी
गर्त में ढकेल दिया है और केंद्र सरकार को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि अब आगे क्या करना है। देख सकते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने मोदी सरकार को लिया है निशाने पर और बोला है जोरदार हमला। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।